अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो बेसिकली हमारी एक सीरीज़ चल रही थी चैप्टर नंबर 9 की, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। तो इसका हमारा जो लेक्चर नंबर 4 है, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बेंजीन की स्टेबिलिटी हमारे पास क्या चीज़ है। तो बेसिकली हमने पीछे डिस्कस किया था अर्लियर कि हमारे पास बेंजीन जो है वो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, गैर मामूली है, और वो इस वजह से है कि उसके अंदर हमारे पास जो पाई जाती है वो है डीलोकलाइजेशन। हमने इस चीज़ को बखूबी तौर पे गौर से डिस्कस किया था। जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट था उसके अंदर किस चीज़ के बारे में, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यानी कि जो हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल था वो हमारे पास क्या होता था, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके, और एक हमारे पास शीट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन, जिसकी वजह से हमने देखा था कि बेंजीन जो है वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गोल सर्कल फॉर्म के अंदर शो किए जाते हैं। हम इसके अलावा डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के बजाय एक और चीज़ है जिसके ज़रिए हम बेंजीन की स्टेबिलिटी को डिस्कस कर सकते हैं, और वो है हमारे पास, हम इसकी कंपैरिजन कर ले 135 साइक्लोहेक्साट्राईन के साथ। क्योंकि बेंजीन की थोड़ी सी स्ट्रक्चर जो हमारे पास है वो इसके साथ मिलती है, तो हम जो स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन है उसको हम मेजर कर लेंगे, इसको कंपेयर करके इसके साथ वन हाइपोथेटिकल कंपाउंड बनाएंगे एक, जिसको हम कहेंगे 135 साइक्लोहेक्साट्राईन। और ये चीज़ हमारे पास किस तरह वो की जाएगी, इनको एस्टिमेट किस तरह किया जाएगा, इनकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की वजह से। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होती है, वो अमाउंट ऑफ हीट जो हमारे पास रिलीज़ की जाती है जब हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली सबसे पहले हम देखेंगे, ज़ाहिर सी बात है, सबसे पहला स्टेप हमारे पास होगा एक सिंगल बॉन्ड अगर हमारे पास मौजूद हो, जिसको हम कहते हैं साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन एक 6 मेंबर रिंग है, इस तरह समझ लें, कोई भी साइक्लोहेक्सीन है हमारे पास और उसके अंदर एक सिंगल बॉन्ड है हमारे पास, और इसको हम इजीली हाइड्रोजनेट कर सकते हैं साइक्लोहेक्सीन के अंदर। किस तरह, इस तरह करके हाइड्रोजनेशन करके, और ये हमारे पास साइक्लोहेक्सीन के अंदर साइक्लोहेक्सीन चला जाएगा। निकल की मौजूदगी में रिएक्शन भी हो सकता है, ये हाइड्रोजनेशन ही है एक हिसाब की हमारे पास। जब हमने इसके लिए डेल्टा एच मेजर किया, जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थी वो हमारे पास आई -119.5 किलो जूल पर मोल, और ये हमारे पास सिमिलरली उसी तरह ही थी जिस तरह हमारे पास हमने उसकी अल्कीन की जब हाइड्रोजनेशन की थी तो उसके अंदर हमारे पास एक डबल बॉन्ड के लिए जो चाहिए थी वो इतनी थी। निकल के बजाय हम इसको प्लाटिनम भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक डबल बॉन्ड के लिए अगर -119.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, तो अगर हमारे पास क्या होगा 13 साइक्लोहेक्साडाईन आ जाएगा, यानी कि 2 डबल बॉन्ड आएंगे, 13 साइक्लोहेक्साडाईन। उसके लिए जब हम 2 हाइड्रोजन के मालिक्यूल यूज़ करेंगे प्लाटिनम की मौजूदगी में, तो सारी सी बात है, कन्वर्ट तो उसने साइक्लोहेक्सेन के अंदर ही होना है। लेकिन अगर कैलकुलेटेड अगर हम देखेंगे तो सारी सी बात, अगर कैलकुलेशन करके हम देखते हैं कि अगर एक के लिए हमारे पास आ रही है 119, तो 2 के लिए कैलकुलेशन के हिसाब से हम क्या करेंगे, 2 को 119 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये अप्रॉक्सीमेटली आएगी -239 किलो जूल पर मोल। ये तो थी हमारी कैलकुलेटेड। लेकिन अगर हम ऑब्ज़र्व जब हमने की, यानी कि जो एक्चुअल हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई वो थी हमारे पास -231.5 किलो जूल पर मोल। तो इससे देखा गया हमारे पास कि डिफरेंस आया, और ये तकरीबन यही समझ ले कि क्लोज ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है वो थोड़े से ज़्यादा, कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है कि हमारे पास अल्टरनेटिंग, जो हमारे पास सिंगल और डबल बॉन्ड एक को छोड़ के एक के साथ हमारे पास आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास कॉन्जुगेट बॉन्ड होता है वो हमारे पास क्या होता है, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड से ज़्यादा स्टेबल होगा, जिस तरह बेंजीन के अंदर पाया गया था। अगर हम इसी अपनी थिंकिंग, ये जो हमारी सोच है, इसको एक्सटेंड करते हैं 135 साइक्लोहेक्साट्राईन की तरफ, यानी कि 3 अगर हमारे पास वो ग्रुप लगे हों, तो 3 हाइड्रोजन के मालिक्यूल प्लाटिनम की मौजूदगी में रिएक्शन होगा, किसके अंदर जाएंगे, ये साइक्लोहेक्सीन के अंदर। तो अगर कैलकुलेटेड फॉर्म देखते हैं तो वो हमारे पास आनी चाहिए, 3 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 119.5, तो ये हमारे पास जो आई -358
8.5 किलो जूल पर मोल। ये तो थी हमारे पास कैलकुलेशन के लिहाज से जो हमने कैलकुलेट की थी। लेकिन जब हमने ऑब्ज़र्व की कि जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रही थी डेल्टा एच की थी, वो हमारे पास आई थी 208 किलो जूल पर मोल। ये चीज़ हमारे पास जो थी हैरान कुन, इतना बड़ा डिफरेंस जो इनके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 150.5 जो हमारे पास किलो जूल पर मोल का जो डिफरेंस हमारे पास आया था अप्रॉक्सीमेट इतना। ये जो डिफरेंस था ना, इसने सोचने पे मजबूर कर दिया, इसने हमारे पास कॉम्प्लिकेशन बनाई थी। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया कि जो बेंजीन है वो मच मोर स्टेबल है, जितनी कैलकुलेट की गई थी इसका उससे ज़्यादा स्टेबल थी। अगर एक मालिक्यूल हमारे पास कम एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, इसका मतलब वो हमारे पास स्टेबल मालिक्यूल था। तो इसी तरह ही हमारे पास अगर हम इसका पिक्टोरियल व्यू भी देखते हैं तो हमें साफ होता है। इन बेंजीन हमारे पास ज़्यादा हम कह सकते हैं कि स्टेबल कंपाउंड है एज़ कम्पेयर टू 135 साइक्लोहेक्साट्राईन 150। और ये जो हमारे पास एनर्जी का डिफरेंस आया ना, इसको द डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड एंड ऑब्जर्व एनर्जी, इसको हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। ये जो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व एनर्जी के दरमियान, इसको हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। और ये शो फिनोमिना बेंजीन जो है हमारे पास रेजोनेंस का फिनोमिना शो करती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास डीलोकलाइजेशन शो होती है। और इस डीलोकलाइजेशन की वजह से हमारे पास ये बेंजीन को क्या बना देती है, एक स्टेबल मालिक्यूल बना देती है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास रेजोनेंस मेथड क्या